नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो गया। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली और उनके मंत्रिमंडल में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, सुरेंद्र चौधरी को। हिंदू हैं, जम्मू से आते हैं और जम्मू में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हराया। ये उनकी इस समय की कह सकते हैं खासियत है, जिसके कारण भी उनको चुना गया होगा, उमर अब्दुल्ला ने चुना होगा। अब इस सरकार के बनने के बाद से बहुत सी बातें कही जा रही हैं। ज़रा गौर से इस पर सोचिए और उसके बाद निष्कर्ष निकालिए। कुछ बयानों को देखिए। चुनाव का नतीजा आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि ये उम्मीद करें कि इस सरकार के रहते हुए अनुच्छेद 370 की बहाली हो सकती है, तो उसकी मांग तो नहीं करने वाले, लेकिन राज्य का दर्जा मिले इसकी मांग करेंगे। एक दूसरा बयान उनका कि हम केंद्र से अच्छे संबंध बनाकर चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की और कहा कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं। तीसरी बात जो कांग्रेस और राहुल गांधी को खास तौर से बहुत बुरी लगी होगी, वो ये उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस बात का दबाव नहीं डालेगी कि हम केंद्र के साथ कन्फ्रंटेशन करें, केंद्र के साथ टकराव का रास्ता अपनाएं। अब ये बात तो राहुल गांधी को, कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आ सकती। और चौथी बात, इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस शामिल नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी 2 कैबिनेट मिनिस्टर चाहती थी, एक से ज़्यादा देने को उमर अब्दुल्ला तैयार नहीं थे, तो बात बनी नहीं, तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। और बहाना फिर बाद में ये बनाया कांग्रेस पार्टी ने, कहा कि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता तब तक हम सरकार में शामिल कैसे हो सकते। तो पहला कदम उठाया मुख्यमंत्री बनते ही उमर अब्दुल्ला ने कि कांग्रेस से थोड़ा सा किनारा कर लिया और कांग्रेस को मंत्रिमंडल में नहीं लेने से उस तरह का दबाव जो इंडिया अलायंस की लाइन है, खासतौर से राहुल और कांग्रेस पार्टी की लाइन है कि मोदी से कन्फ्रंटेशन, बीजेपी से कन्फ्रंटेशन, केंद्र सरकार से सीधी लड़ाई, केंद्र सरकार पर सीधा हमला। तो ये बता दिया उमर अब्दुल्ला ने कि मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर नहीं चलूँगा। अब ये सब बातें सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा कि बड़ा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सामंजस्य हो गया है। तो अब जरा दूसरी बातों पर गौर कर लीजिए। शपथ ग्रहण किस दिन हुआ? 16 अक्टूबर। अगर 16 अक्टूबर के नाम से आपके दिमाग में कोई बात नहीं कौंधती तो इसका मतलब आपके साथ कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इत्तेफाक की बात है, लेकिन मुझे इत्तेफाक नहीं नज़र आता। ये एक मैसेजिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपने मुस्लिम वोटर को कि हम अपने एजेंडे से हटे नहीं। वो सीधे सीधे बोल नहीं सकते। अभी जो स्थिति है उनकी वो अलतकैया वाली है कि हम घिर गए हैं अपने विरोधियों से। घिर गए हैं तो भाईचारे की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, साथ रहने की बात करेंगे, मिलकर काम करने की बात करेंगे। कल्पना कीजिए कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला होता, एक बात स्पष्ट बहुमत अकेले, दूसरी बात अगर बीजेपी हरियाणा का चुनाव हार गई होती तो क्या उमर अब्दुल्ला का यही रुख होता? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं होता। तो कांग्रेस से छुटकारा पाकर उमर अब्दुल्ला ने एक छद्म आवरण जो है वो तैयार किया है, बीजेपी को ये संदेश दिया है कि देखिए हम कांग्रेस के दबाव में नहीं हैं और कांग्रेस की छाया से मुक्त भी होना चाहते हैं और हो गए हैं। ये भी बयान उन्होंने दिया नतीजे आने के बाद कि हमें कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। उसका संदेश कांग्रेस पार्टी को था कि हमको आपकी वैसे ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का सरकार में शामिल न होना ये जहां एक अच्छा संकेत है, वहां ये बुरा संकेत भी है कि पूरा ओपन फील्ड मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका इस्तेमाल केंद्र से संबंध अच्छे करने में नहीं उसका इस्तेमाल करेगी, वो बीजेपी से संबंध सुधारने या प्रधानमंत्री से संबंध सुधारने में नहीं करेगी, वो अपनी स्थिति को ज़मीन पर और मजबूत करने में करेगी।
और महबूबा मुफ्ती का अगर आपने बयान सुना हो कि बड़े दिन बाद अपनी सरकार आई है। अब आप देखिए, उनकी पार्टी मठियामेट हो गई है इस चुनाव में। तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो घाव लगे हैं कश्मीर पर, ये सरकार उन पर मलहम लगाने का काम करेगी, ऐसी उनकी उम्मीद है। तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। अगर जिनको फ़र्क नज़र आता है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सिर्फ बयानों में फ़र्क है, दोनों की स्थिति में फ़र्क है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि उमर अब्दुल्ला की बजाय, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बजाय इस स्थिति में आज महबूबा मुफ्ती होती, तो वो भी शायद इसी तरह की बात कर रही होती। इतनी ज़्यादा नहीं तो इससे थोड़ा सा कम, लेकिन इसी तरह की बात कर रही होती। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की ताज़ा स्थिति को समझिए। मैं संवैधानिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, उसके तहत एलजी को मुख्यमंत्री से एक तरह से ज़्यादा पावर है। ये पहली बार हो रहा है देश में कि किसी यूनियन टेरिटरी में जहाँ विधानसभा है, वहाँ जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें एलजी का एक प्रतिनिधि होगा। और दिल्ली की ही तरह जो बाद में संशोधन करके शामिल किया गया, राज्य सरकार को कोई भी प्रस्ताव पास करना है कैबिनेट में या विधानसभा में, तो 2 दिन पहले उसकी सूचना लेफ्टिनेंट गवर्नर को देनी पड़ेगी और उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगी, उनके मातहत होगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जो है प्रतीक के रूप में होगा। एक कहे कि प्रतीकात्मक पद मिला हुआ है जिसके पास कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर उनको अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करना है, उसका जनाधार बनाना है, वो जानते हैं खतरा क्या है। खतरा आप समझिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति बदली है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन दोनों की जो स्थिति हो सकती थी, पीडीपी की तो हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वैकल्पिक नेतृत्व या वैकल्पिक कोई पार्टी तैयार नहीं हुई। लेकिन अगले 5 साल में भी तैयार नहीं होगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। और ये उमर अब्दुल्ला अच्छी तरह से जानते हैं। उमर अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि केंद्र की सरकार उनके परिवार को और उनकी पार्टी को पसंद नहीं करती। वो केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का सफाया हो जाए जम्मू कश्मीर की राजनीति से। नई पार्टियां बने, नया नेतृत्व आए, उन लोगों के हाथ में सत्ता हो, वो बीजेपी के ही हों, ज़रूरी नहीं। इस बात को उमर अब्दुल्ला कभी भूलेंगे नहीं। और उनको मालूम है कि इस समय अगर अपनी पार्टी को खड़ा करना है तो उसके लिए उनको समय चाहिए, उनको मदद चाहिए। तो इसलिए वो केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात करेंगे। तो पहला कदम उन्होंने उठाया। उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इस सरकार में रहेगी तो बहुत सारी मुश्किलें पैदा होंगी। रोज़ कुछ न कुछ कोई ना कोई इरिटेंट सामने आएगा और उसकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंधों में तनाव आएगा। तो वो कांटा उन्होंने निकाल दिया। अगर आपने शपथ ग्रहण समारोह देखा हो टेलीविज़न पर, उसका प्रसारण भी हुआ, आपने देखा होगा, राहुल गांधी को देखा होता आपने, उनका चेहरा देखा होता, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का अगर वहाँ आप चेहरा देख पाते, पता नहीं कौन गया था नहीं गया था, मुझे मालूम नहीं कि यह बुलाया भी गया था कि नहीं, ये भी नहीं पता। तो ऐसे में उनके चेहरे पर ऐसी मायूसी, ऐसी हताशा, ऐसी निराशा नहीं दिखेगी जो राहुल गांधी के चेहरे पर दिख रही थी। जिस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उस गठबंधन के नेता के चेहरे पर खुशी की एक झलक भी नहीं थी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में। हरियाणा में अभी हारे हैं और उनको मालूम है कि ये हरियाणा का असर है, ये हरियाणा के चुनाव नतीजों का असर है कि उमर अब्दुल्ला ने एक हिंदू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। आप बताइए, इससे पहले कई बार सरकार बन चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कभी बनाया क्या?
कभी किसी हिंदू को उप मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में बना क्या है? गठबंधन की सरकार बनी हो, वो बने, वो अलग बात है। वो गठबंधन की सरकार में कांग्रेस पार्टी जम्मू की पार्टी हुआ करती थी। जम्मू से कांग्रेस पार्टी किसको बनाए ना बनाए, ये कांग्रेस पार्टी के हाथ में था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, उसमें कोई हिंदू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, और वो भी जम्मू से बने, जम्मू से ही बन सकता है, बने, ये आप कल्पना नहीं कर सकते थे। और ये मैं शर्तिया फिर कह रहा हूँ कि अगर हरियाणा में बीजेपी हार गई होती तो ये नहीं होता। तो इसको फिर कह रहा हूँ, अलतकैया समझिए। ये समय, टाइम बाई करने का समय जो है, वो उसका इंतज़ार करने की कोशिश है कि हमारा समय आएगा। ऐसा उमर अब्दुल्ला को लगता है कि विकल्पहीनता की ही स्थिति में, परिस्थिति कोई भी हो, घाटी के लोगों ने उमर अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है, उनको एक अवसर मिला है। 5 अगस्त 2019 के बाद लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों खत्म हो जाएंगी। ऐसा हो नहीं पाया। पीडीपी तो खत्म हो गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सरवाइव कर गई। तो क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं था घाटी में, कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं हो पाई, कोई नेता इतना बड़ा नहीं हो पाया जो लोगों का भरोसा जीत सकता हो। तो इसलिए मजबूरी का विकल्प जो है घाटी के लोगों के लिए उमर अब्दुल्ला है। जैसे ही कोई दूसरा विकल्प नजर आएगा जो बीजेपी से कन्फ्रंटेशन मोल ले सके, जो बीजेपी के खिलाफ, और मैं कह रहा हूं जो भारत सरकार के खिलाफ स्टैंड ले सके, ऐसा नेता जैसे ही जम्मू कश्मीर में, खासतौर से घाटी की बात कर रहा हूँ, घाटी में उभरेगा, उमर अब्दुल्ला को घाटी के लोग रिजेक्ट कर देंगे, उनसे छुट्टी पा लेंगे। तो उमर अब्दुल्ला को भी मालूम है कि उनके पास समय ज़्यादा नहीं है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। उनको मालूम है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, जो ताकत थी वो नहीं है। तो अगर उस ताकत के बिना मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में उनको केंद्र सरकार के सहयोग की बड़ी ज़रूरत है। केंद्र का सहयोग मिलेगा तो एलजी का सहयोग मिलेगा, एलजी का सहयोग मिलेगा तो वो अपने काम कर पाएंगे, वो सरकार चला पाएंगे। नहीं तो पूरे 5 साल एलजी से लड़ते हुए बीत जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की, पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि जो स्थिति है वो दिल्ली से भी खराब है मुख्यमंत्री के अधिकारों के मामले में। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जितने अधिकार हैं, उससे भी कम अधिकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को हैं। ये उमर अब्दुल्ला अच्छी तरह से जानते हैं। वो दोनों स्थितियां देख चुके हैं। वो पूर्ण राज्य के दर्जे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब जो है वो यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोनों का अंतर उनको समझ में आता है। वो पूर्ण राज्य के दर्जे की पावर भी एंजॉय कर चुके हैं जो मुख्यमंत्री को होती है, और अब नई परिस्थिति में उनको जो अधिकार मिलेंगे उसके बारे में भी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कभी वो देखा नहीं, वो ताकत उनको कभी मिली नहीं, उनकी इच्छा भले रही हो। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला के पास और कोई चारा नहीं है कि वो अपने को कांग्रेस से थोड़ा दूर और बीजेपी से थोड़ा करीब दिखाएं। इसको सच्चाई अगर आप मान लेंगे, इसको जम्मू कश्मीर की राजनीति में आया हुआ बदलाव मान लेंगे, जम्मू से हिंदू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, इसको अगर आप ये मान लेंगे कि उनका दिल बदल गया है, मन बदल गया है, सोच बदल गई है, तो आप धोखा खाएंगे। उस धोखे के लिए तैयार रहिए। तो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी ये वही लोग हैं। कैसे भूल जाएंगे आप, जो कहते थे अगर 370 को छुआ तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, जो रोज़ पाकिस्तान को दावत देते थे, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान चुपचाप नहीं बैठेगा अगर आपने 370 को छुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। तो ऐसा क्या हो गया, 5 साल में दिल बदल गया। जो दिल आपका जो है 69 साल 68 साल में नहीं बदला, वो 5 साल में कैसे बदल गया, और क्यों बदल जाएगा? इसलिए बदला हुआ दिखाना आपकी मजबूरी है, ये आपकी वास्तविकता नहीं है, ये आपका आडंबर है। अभी आपको केंद्र सरकार की ज़रूरत है, उसकी मदद की ज़रूरत है। किस लिए? अपने पैर पर खड़े होने के लिए। 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसा लगने लगा था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को भी लग रहा था कि उन लोगों की राजनीति के दिन खत्म हो रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं।
तो उनको लग रहा है कि ये बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इसका जितना फ़ायदा हो सके उठाना चाहिए। तो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन से थोड़ा थोड़ा दूर हटते हुए दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सब कुछ स्वांग भर होगा, इसमें वास्तविकता का कोई पुट नहीं होगा। तो सरकार बन गई है, तो अच्छी बात यह हुई है कि कांग्रेस इस सरकार से बाहर है। तो सत्ता में आकर भी सत्ता से बाहर, अब आप सोचिए कांग्रेस के नेताओं की क्या स्थिति होगी। प्रदेश के जो 6 विधायक जीत कर आए हैं उनके मन में क्या चल रहा होगा। उनमें से 6 में से कई लोग तैयारी कर रहे होंगे कि मंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, फिर से सत्ता हाथ में आई है इतने लंबे समय बाद। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। राष्ट्रपति शासन रहा, एलजी का शासन रहा, उससे पहले बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी। तो लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब एक तरह से सुनिश्चित हो गया है कि अगले 5 साल भी सत्ता से बाहर रहेगी। तो जम्मू से तो खत्म हो गई, घाटी में जो थोड़ा बहुत बची है वो भी खत्म हो जाएगी इन 5 सालों में। तो जम्मू कश्मीर से कांग्रेस नाम की पार्टी का कह सकते हैं इलेक्टोरल वजूद, उस मायने में वजूद नहीं, पार्टी के संबंध में नहीं, लेकिन इलेक्टोरल वजूद खत्म हो जाएगा अगले 5 सालों में, ऐसा आज दिखाई दे रहा है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कर रही है, उमर अब्दुल्ला जो कर रहे हैं, उसको फेस वैल्यू पे मत लीजिए। ये मत समझिए कि उनका मन बदल गया है, ये मत समझिए कि वो पाकिस्तान परस्त से भारत परस्त हो गए। ये अगर आप समझेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। हम उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड वही है जो 5 अगस्त 2019 से पहले था। उनके सामने इस समय कोई विकल्प नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। इसके अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं है। उनको मालूम है कि अगर कांग्रेस से ज़्यादा नज़दीकी दिखाएंगे, दोस्ती दिखाएंगे, कांग्रेस के दबाव में बयान देंगे या फैसला लेने की कोशिश करेंगे तो उनकी सरकार जा भी सकती है। जम्मू कश्मीर में फिर से राष्ट्रपति शासन लग सकता है, एलजी का शासन लौट सकता है। ये एहसास उमर अब्दुल्ला को है, तो वो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पैदा करेंगे जिसकी वजह से ये नौबत आए। तो पहला कदम उन्होंने बिल्कुल सही अपनी रणनीति, अपनी पार्टी की रणनीति के हिसाब से सही उठाया है, कांग्रेस से दूरी बना ली है। और उस दूरी का क्या असर कांग्रेस पार्टी पर हुआ है वो राहुल गांधी के चेहरे पर लिखा हुआ था, अगर आप पढ़ने को तैयार हो। पूरा गांधी परिवार वहाँ पहुँचा था, कांग्रेस पार्टी के लोग पहुँचे हुए थे, गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन इसके बावजूद उस सरकार में कांग्रेस का कोई मंत्री नहीं होगा। तो ये कांग्रेस के लिए इसको पचाना बहुत आसान नहीं है। तो ये हरियाणा का दूसरा साइड इफेक्ट है। जम्मू कश्मीर में सत्ता से बाहर होना कांग्रेस का, और उससे पहले जो मैंने बात कही डिप्टी सीएम जम्मू का हिंदू होना, ये 2 साइड इफेक्ट हैं हरियाणा चुनाव के नतीजे के। तो कांग्रेस के लिए ये जो झटका लगा था हरियाणा के चुनाव में, उस झटके का सिलसिला अभी चल ही रहा है, वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हरियाणा के बाद फिर जो है जम्मू कश्मीर, और उसके बाद आप इंतज़ार कीजिए महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।